वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस। हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन बुकलेट शेयर की थी उसके अंदर से आज वी आर गोइंग टू डू फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन के बाद देन आई विल टीच यू अनदर न्यू कंसेप्ट। ठीक है, तो एक बार ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है। जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। I'm scrolling the screen further down. Right, so I hope now all of you have taken the screenshot of the question. मैं इसको मिनिमाइज करके भी जिससे ये एक ही पेज पे फिट हो जाए ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। Take the screenshot. Again, take the screenshot. Yeah, so this is the entire question. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमें अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस के अंदर जो अकाउंट बनाने हैं वो बनाने हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेड ऑफिस, राइट, कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच के लिए अकाउंट बना रहा है। मैंने आपको दो फॉर्मेट्स दिखाए थे लास्ट टाइम, एक दिखाया था ब्रांच अकाउंट का और दूसरा दिखाया था आपको मैंने मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो हम उन्हीं को ही एक बार ये क्विक रिविजन करेंगे इस क्वेश्चन में, देन आई विल टीच यू अनदर कंसेप्ट हियर। तो यहाँ पर एक आप ये टर्म पढ़ पा रहे होंगे, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है एक्चुअली कि इसके अंदर जो हेड ऑफिस होता है वो कुछ बैलेंस ब्रांच के पास छोड़ देता है एंड इट अलाउज द ब्रांच टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर फिक्स बैलेंस। जैसे यहाँ 500 रुपए है तो 500 का जो बैलेंस है वो फिक्स्ड रहता है विद द ब्रांच। बट मैं ये जो इम्प्रेस सिस्टम वाला वेरिएशन है ये आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए क्योंकि और भी आगे कंसेप्ट्स हैं, इसलिए इसको हम जैसे हमने लास्ट क्लास में किया है उसी सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप यू ऑल हैव गॉट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है सबसे पहले पेटी कैश ऑन 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब हमारे पास पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है। क्योंकि ये ओपनिंग एसेट है तो इसलिए ब्रांच अकाउंट के अंदर अगर आपको याद हो सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस बीडी। ठीक है, जब ईयर की ओपनिंग होगी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ब्रांच हेड ऑफिस का डेटर है, ये हमारा एजम्पशन है सिर्फ। ठीक है, अब डेटर है और ईयर खुलते ही सारा जो भी एसेट है वो हेड ऑफिस ट्रांसफर कर देगा ब्रांच को। सो वी स्टार्ट विद टू बैलेंस बीडी। पर्टिकुलर्स अमाउंट ऊपर वाले कॉलम में अपने आप लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखा है। सो टू बैलेंस बीडी, सबसे पहला बैलेंस बीडी गिवन है हमारे पास पेटी कैश। सो लेट अस राइट डाउन बैलेंस ऑफ पेटी कैश which equals to 500. So this is opening balance which I am recording as 500. Next it says debtors on 31st March 2020. So debtors on 31st March means these are our closing debtors. ये opening debtors नहीं है, balance BD नहीं है, ये balance CD है। तो ध्यान करना है हमें डेट का। इस क्वेश्चन के अंदर ये बैलेंस CD गिवन है, तो इसलिए हम इसको बैलेंस CD में लिखेंगे, BD में नहीं लिखेंगे। Right, I am writing here balance CD. बैलेंस CD के अंदर हमें गिवन है डेटर्स का बैलेंस which I am recording. So debtors are given at 4000 और मुझे ये सेम बैलेंस रिकॉर्ड करना होगा डेटर्स अकाउंट के अंदर भी एज माय बैलेंस CD. सो हम डेटर्स अकाउंट में भी जाते हैं और वहां पे हमारा बैलेंस CD रिकॉर्ड करते हैं। सो डेटर्स के अंदर आई एम रिकॉर्डिंग माय बैलेंस CD
which equals to 4,000. Next in the question is given goods sent to the branch during the year 14,000. So goods sent to the branch during the year मतलब head office भेज रहा है branch को. So जब भी head office भेजेगा कुछ भी branch को, हम उसे डेबिट साइड पर branch account के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जब हेड ऑफिस भेजेगा ब्रांच को तब हम उसे डेबिट करेंगे और जब ब्रांच भेजेगा हेड ऑफिस को उसको क्रेडिट करेंगे. अब क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को, so we are going to debit the branch account. So we will write to goods sent to branch. So amount here is 14,000. Next it says goods returned by branch. अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट में ब्रांच वापस भेज रहा है हेड ऑफिस को. So जब ब्रांच भेजेगा वापस हेड ऑफिस को, we are going to credit the account, credit this branch account. पर नाम सेम रहेगा. हम यहाँ पर goods sent by branch नहीं लिखेंगे. अकाउंट का जो नेम है वो हमेशा यही रहेगा, by goods sent to branch. यहाँ पर गलती से भी आप goods returned by branch या goods sent by branch to head office नहीं लिखना, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. So it has to be by goods sent to branch only. Understanding के लिए you can write returned in brackets. आगे आप by goods sent to branch के आगे आप brackets में लिख सकते हो returned. So I'm writing here 1600 by goods sent to branch. Next it says goods returned by customers 300. अब जो goods returned by customers है 300, ये ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है. ब्रांच अकाउंट में हम वो ही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन होता है. सो गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर ये कस्टमर और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है. सो ये ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा. ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये हम रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स अकाउंट में. अगर कस्टमर्स रिटर्न करेगा गुड्स, सेल्स रिटर्न होंगी तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डेटर्स पे? डेटर्स कम हो जाएंगे. सो आई एम गोइंग टू क्रेडिट माय डेटर्स अकाउंट. आई विल शो सेल्स रिटर्न. So returned by customer is 300. I'll write the amount 300. Next it says cash sales 8,600. ठीक है, ब्रांच के पास जब भी कैश आएगा वो सारा कैश उसके पास, चाहे कैश आए या बिल्स रिसीवेबल आए, वो अपने पास नहीं रखेगा, अमाउंट ट्रांसफर करेगा टू द हेड ऑफिस. इसलिए हम इसको शो करते हैं क्रेडिट साइड पे ब्रांच अकाउंट के, क्योंकि यहाँ पर कैश ब्रांच से हेड ऑफिस के पास जा रहा है. बट इस क्वेश्चन में आगे एक और चीज है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस. क्रेडिट सेल्स के बाद नीचे वाला पॉइंट लिखा हुआ है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस और कैश सेल्स लिखी है 8,600. राइट, तो हमें यहाँ पर जितना कैश ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को टोटल वो रिकॉर्ड करना है. तो मैं यहाँ टोटल ही रिकॉर्ड कर रही हूँ बाय कैश. यहाँ पर अब इस बाय कैश के अंदर वो सारा अमाउंट जो ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को वो लिखा जाएगा, which is 22,600. If you see the question, कैश सेल्स के 2 पॉइंट्स नीचे लिखा हुआ है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 22,600. So I am writing this total amount here. अब ये डिफरेंस क्या है? I'll just explain in a while. ठीक है, कैश writing here cash sales is equal to 8,600 and cash remitted by branch equals to 22,600. right, अब ब्रांच के हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन होता है. सो गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर ये कस्टमर और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है. सो ये ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा. ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये हम रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स अकाउंट में. अगर कस्टमर्स रिटर्न करेगा गुड्स, राइट, सेल्स रिटर्न होंगी तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डेटर्स पे? डेटर्स कम हो जाएंगे. सो आई एम गोइंग टू क्रेडिट माय डेटर्स अकाउंट. आई विल शो सेल्स रिटर्न. सो रिटर्न बाय कस्टमर इज 300. I'll write the amount 300. Next it says
कैश सेल्स 8600। ठीक है, ब्रांच के पास जब भी कैश आएगा वो सारा कैश उसके पास, चाहे कैश आए या बिल्स रिसीवेबल आए, वो अपने पास नहीं रखेगा, अमाउंट ट्रांसफर करेगा टू द हेड ऑफिस। इसलिए हम इसको शो करते हैं क्रेडिट साइड पे ब्रांच अकाउंट के, क्योंकि यहाँ पर कैश ब्रांच से हेड ऑफिस के पास जा रहा है। बट इस क्वेश्चन में आगे एक और चीज है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। क्रेडिट सेल्स के बाद नीचे वाला पॉइंट लिखा हुआ है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, और कैश सेल्स लिखी है 8600, राइट। तो हमें यहाँ पर जितना कैश ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को, टोटल वो रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहाँ टोटल ही रिकॉर्ड कर रही हूँ बाय कैश। यहाँ पर अब इस बाय कैश के अंदर वो सारा अमाउंट जो ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को वो लिखा जाएगा, विच इज 22,600। इफ यू सी द क्वेश्चन, कैश सेल्स के 2 पॉइंट्स नीचे लिखा हुआ है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 22,600। सो आई एम राइटिंग दिस टोटल अमाउंट हियर। अब ये डिफरेंस क्या है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन अ व्हाइल। ठीक है, कैश writing here cash sales is equal to 8,600 and cash remitted by branch equals to 22,600, right? अब ब्रांच के पास कुछ एक्स्ट्रा कैश भी है, वो एक्स्ट्रा कैश कितना है 22,600 minus 8,600 which equals to 14,000, राइट। हमारे पास ये 14, ब्रांच के पास ये 14,000 एक्स्ट्रा कैश कहाँ से आया, वी हैव टू थिंक। कैश सेल्स हुई 8,600 की, लेकिन ब्रांच ने हेड ऑफिस में भेजा अमाउंट 22,600, तो ये जो बचा कुचा 14,000 है ब्रांच के पास कहाँ से आया। सो लेट अस थिंक, ये ब्रांच के पास कहाँ से आया होगा, ये ब्रांच के पास आया होगा कस्टमर से, क्योंकि ब्रांच क्रेडिट सेल्स भी करता है, तो कस्टमर्स जिसको उन्होंने क्रेडिट सेल्स करी है, राइट, ये वहां से अमाउंट आया है। सो दिस इज नथिंग बट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, राइट। तो इस 14,000 को वी आर गोइंग टू राइट इन आवर डेटर्स एज वेल, क्योंकि ये 14,000 डेटर्स के पास से मिला है। So in my debtors account, I will write cash, right? So cash account debit to debtors, क्योंकि debtors हमें cash दे रहे हैं, कितने का cash दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं 14,000. I hope this point is clear to everybody. So next it says credit sales. क्रेडिट सेल से क्या होगा, क्रेडिट सेल से जो हमारे डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो डेटर्स अकाउंट के अंदर वी आर गोइंग टू डेबिट दिस अमाउंट। Credit sales is going to increase our debtors, right? So I'm going to increase this amount, write this amount on the debit side. The value of credit sales is 12,000. Next it says cash remitted to head office, which we have done. And then it is allowance to customers 80 rupees 80. Allowance to customer का मतलब क्या हो गया, एक तरह से डिस्काउंट जा रहा है डेटर्स के पास। तो डेटर्स को डिस्काउंट जा रहा है, मींस जो डेटर्स ने अमाउंट देना है वो कम हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू क्रेडिट दिस अकाउंट allowance. Allowance is of rupees 80. Next it says stock on 1st April 2019. 4,000. So this means it is our opening stock. Opening stock हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, opening stock रिकॉर्ड करते हैं ब्रांच अकाउंट के अंदर बैलेंस BD में। So I'll record here in balance BD value of opening stock, which is 4,000. Next it says stock on 31st March 2020. So stock on 31st March 2020 is nothing but our closing stock. So closing stock हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे बैलेंस CD के अंदर। So बैलेंस CD में ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ स्टॉक, which is
3,200. Right. Next it says bad debts. Bad debts ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम बैड डेट्स को ब्रांच अकाउंट में नहीं शो करेंगे. बैड डेट्स हमारे डेटर्स कम कर रहा है, सो आई एम गोइंग टू शो बैड डेट्स डेटर्स अकाउंट. बैड डेट्स है ₹140. आफ्टर बैड डेट्स it says expenses paid by the head office. expenses paid by the head office मतलब जो head office है वो branch को पैसे भेज रहा है. so branch head office जब branch को पैसे भेजेगा, so हम क्या करेंगे, हम branch account को debit करेंगे. so branch account को हम debit करते हैं and we write to bank or to cash, right? you can write whatever term. so it says हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसे भेजे, किस किस चीज के लिए हम वो रिकॉर्ड करते हैं. रेंट के लिए पैसे भेजे. रेंट के लिए कितने पैसे भेजे, 2,600. आगे नोट करना जो लिखा हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 अप्रैल 2020, इसका मतलब एक महीने का रेंट प्रीपेड है. ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक का तो जो रेंट है दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर. लेकिन जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक का रेंट है दैट इज प्रीपेड. तो प्रीपेड रेंट हमारा क्योंकि एसेट हो गया, वो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर भी आएगा. आई एम राइटिंग प्रीपेड रेंट इन क्लोजिंग बैलेंस. प्रीपेड रेंट कितना है, प्रीपेड रेंट है ओनली फॉर 1 मंथ. सो ये जो 2,600 रुपीज सेंड करे हैं head office ने, ये 2,600 is from 1 April to 30th April, which means it is for 13 months. So एक महीने का कितना हो गया प्रीपेड रेंट, एक महीने का प्रीपेड रेंट हो गया 2,600 by 13, which gives me 200. So I am recording my prepaid rent as 200. फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है. हमारे सारे एसेट्स क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जो भी एसेट हमारे लेफ्ट ओवर हैं ईयर एंड पे, उनको हमने क्लोजिंग बैलेंस में रिकॉर्ड करना है. So prepaid rent हमारा closing asset है, so we are going to record it in our balance CD. The amount is 2,600 by 13 for 1 month, which gives us 200. Next it says expenses paid by the head office for insurance. Insurance के लिए भेजे insurance के लिए head office ने भेजे हैं 3,600. And if you talk to your parent or any other person who gets the insurance, so you will get to know कि इंश्योरेंस हमेशा 1 साल के लिए ली जाती है. यहाँ पर लिखा है इंश्योरेंस टू 30 जून 2020. so इसका मतलब ये नहीं है इंश्योरेंस 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2020 तक की है. इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक की है. रिपीटिंग, इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने के लिए ली जाती है. यहाँ पर लिखा है अप टिल 30 जून 2020. इसका मतलब ये इंश्योरेंस 15 महीने की नहीं है. 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2020 तक की इंश्योरेंस नहीं है. इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने के लिए ली जाती है, which means इंश्योरेंस पीरियड इज फ्रॉम 1 जुलाई 2019 up till 30 जून 2020. So 31 मार्च के बाद 3 महीने की इंश्योरेंस और जा रही है. ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीने की इंश्योरेंस और जा रही है, विच इज अगेन योर प्रीपेड इंश्योरेंस. सो हमारी टोटल इंश्योरेंस का एक्सपेंस हेड ऑफिस ने दिया 3,600. 3,600 इज फॉर 12 मंथ्स, विच मीन्स ₹300 इज फॉर 1 मंथ. 300 एक महीने के लिए है और प्रीपेड इंश्योरेंस 3 महीने के लिए है. कौन से 3 महीने, अप्रैल मई जून, इन 3 महीने की प्रीपेड इंश्योरेंस है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे. सो आई एम रिकॉर्डिंग हेयर इन बैलेंस सीडी. प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट है, इसलिए हम उसको भी क्लोजिंग बैलेंस के अंदर दिखाएंगे. सो आई विल राइट प्रीपेड इंश्योरेंस amount was 300 for 1 month, so 300 into 3, which gives me 900 for 3 months. So prepaid insurance is 900.
Next it says expenses paid by the head office for salaries and wages. For salaries and wages, 5600 मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर देती हूँ. Salaries and wages. Salaries और wages के लिए भी head office branch को पैसे भेज रहा है 5600. And next it says expenses paid by the branch 400. ठीक है, expenses paid by the branch. अब इम्प्रेस सिस्टम अगर मैं कराती थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस होता है, बट मैं आपको इम्प्रेस सिस्टम नहीं करा रही. मैं आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन करा रही हूँ कि इम्प्रेस सिस्टम वाला पॉइंट में नहीं बता रही आपको, टू मेक इट इजियर फॉर यू. सो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था कैश का. अगर हम देखें ओपनिंग बैलेंस था कैश का 500. ठीक है, बैलेंस बीडी था 500. अब ब्रांच, क्योंकि ये पैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को नहीं भेजे 400 रुपए, यहाँ पे सिर्फ लिखा है एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच. ठीक है, हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो 500 रुपए का बैलेंस था ब्रांच के पास, इस 500 में से ही जो ब्रांच है उसने 400 रुपीज के एक्सपेंसेस पे कर दिए. तो क्लोजिंग एसेट में, क्लोजिंग बैलेंस में हमारा कैश कितने का बचेगा? 500 माइनस 400, सिर्फ 100 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस में पेटी कैश बचेगा, विच वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड. सो in closing balance and balance CD, I'll record petty cash of 100. 100 कैसे बचा? 500 का ओपनिंग बैलेंस था और 500 के ओपनिंग बैलेंस के बाद ब्रांच ने 400 रुपए का खर्चा कर दिया, जिससे ब्रांच के पास सिर्फ 100 रुपए बचे हैं, जो हमने शो कर दिया हमारे क्लोजिंग बैलेंस के अंदर. राइट, सो दिस was all given in the question. हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है. And let us now see what else is missing. अब हम देखें, हमारे पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तो है, बट डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं है. हमें डेटर्स अकाउंट भी क्लोज करना है. सो अगर हम हमारा डेटर्स अकाउंट पे आते हैं, डेटर्स अकाउंट के अंदर वी हैव नॉट बीन गिवन विद आवर बैलेंस बीडी. बैलेंस बीडी हमें नहीं गिवन, तो जो भी हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी आवर बैलेंस बीडी. So if we are going to calculate the balance BD of our branch debtors, amount will come out to be 6520. Right, so this is my balancing figure. This is the balancing figure in branch debtors account. So balance BD बचता है 6520 का. 6520 का ये जो आया है ओपनिंग बैलेंस, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस के अंदर भी. बैलेंस बीडी में ही डेटर्स भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ब्रांच अकाउंट के अंदर. ओपनिंग एसेट है डेटर्स मेरे 6520. This is how I have done my question. Now I am going to calculate my balance in ब्रांच अकाउंट. ठीक है, जो भी बैलेंस होगा वो हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस होगा. ब्रांच कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना लॉस अर्न कर रही है, वो शो करेगा. राइट, so if we are going to do the calculations, the amount that we are going to get, you can do the calculations. जो हमारा amount आएगा, we are going to get a debit balance. So debit balance means loss. Branch is incurring a loss. So हमारा debit balance आएगा, I'm writing here, to general P&L, and the balance that you are going to get is 4220. Right, this is your solution for this question number 4, 4220. I hope it is clear to everybody. This was easy question. जैसा हमने last class में किया था, ये वैसा ही है. So in case you want to take a screenshot, you can take a screenshot of this.
This is your branch account. ठीक है, ये पूरा ब्रांच अकाउंट है. मैंने बैंक के अंदर टोटल बैलेंस नहीं लिखा है. यू कैन एड अप द अमाउंट्स. बैलेंस सीडी में भी मैंने नहीं लिखा है. यू कैन एड अप द अमाउंट्स एंड राइट. I've just given you the answer. It is 4220. Branch is incurring a loss. And this is your branch debtors account. You can take a screenshot if you want. Okay. So now let us move to another concept. I hope this question is clear to all of you. Let me see if there are any doubts regarding this question. If you want to see the question of the solution, अगर ये ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है वो. अगर आप बैलेंस बीडी लिख रहे हो तो बैलेंस बीडी मींस योर ओपनिंग बैलेंस ओनली. सो यू डोंट हैव टू मेंशन ओपनिंग और क्लोजिंग. डेटर्स अकाउंट में कैश कब आएगा? डेटर्स अकाउंट में कैश तब आएगा जब भी डेटर्स से कैश रिसीव होगा. ठीक है, डेटर्स से कैश रिसीव होगा तो डेटर्स कम हो जाएंगे ना. इफ हम अगर हमारे डेटर्स हमें पे कर दें तो दे विल गेट रिड्यूस्ड. सो उसमें एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. इसलिए हम डेटर्स अकाउंट के अंदर कैश को क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, बिकॉज हम डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं. हेड ऑफिस जब ब्रांच को पैसे भेजेगा तो हमेशा ब्रांच अकाउंट को डेबिट ही करेंगे. यस, जब भी हेड ऑफिस, चाहे वो पैसे भेजे चाहे वो स्टॉक भेजे, जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ भी भेजेगा वो डेबिट किया जाएगा. ठीक है, और जब ब्रांच भेजेगा हेड ऑफिस को तो वो क्रेडिट किया जाएगा. रेंट कैन बी प्रीपेड बट इंश्योरेंस नॉट. इंश्योरेंस क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इंश्योरेंस आपका जो ईयर है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च को. सो अगर 31 मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है तो इंश्योरेंस तो आपकी फिर प्रीपेड ही हो गई ना आगे के 3 महीनों के लिए. प्रीपेड का मतलब ये नहीं है आपने उसे नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब पे कर दिया, 2 साल के लिए पे कर दिया, वैसा वाला मतलब नहीं है. इसका सिर्फ मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो प्रीपेड है. डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस इज 6520. यस. पेटी कैश कैसे आया? पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 500 रुपए. 500 में से 400 रुपए ब्रांच ने खर्चा किया, सो इसलिए बैलेंस के अंदर 100 रुपए बच गया. सो लॉस जो है वो 4220 है, 4820 नहीं है. आपने असाइनमेंट्स के लिए आप प्लीज वेबसाइट चेक कीजिए. ठीक है, मैं प्रीपेड वाले बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं प्रीपेड का फिर रिपीट कर रही हूँ. जब भी कोई एक्सपेंस प्रीपेड है, सपोज हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ भेजा, 13 मंथ्स के लिए भेज दिया या 14 मंथ्स का कैश भेज दिया, तो जो 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा कैश भेज रहा है वो प्रीपेड एसेट है ब्रांच के लिए. सो प्रीपेड एसेट हमेशा क्लोजिंग बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, कोई भी एसेट होगा, एसेट हमेशा क्लोजिंग बैलेंस में रिकॉर्ड होगा. सो प्रीपेड इंश्योरेंस है या फिर प्रीपेड रेंट है, वो हमारा क्लोजिंग एसेट, वो हमारा एसेट है, इसलिए वो क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर रिकॉर्ड होगा. So next, now I am moving on to the next question. अब मेरे को एक न्यू कंसेप्ट कराना है. प्लीज बी वेरी अटेंटिव फॉर दैट न्यू कंसेप्ट. इसके अंदर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. So this is question 3. Take a screenshot of this question. I'll scroll down the screen further.
Take a screenshot of this question. जो मैंने आपको फाइल सेंड कर रखी है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और यहाँ पे क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के फिर से रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मैं लास्ट 4 क्लासेस से भेज रही हूँ बार बार लिंक। आप में से कोई प्लीज जो भी ग्रुप पे है टेलीग्राम का लिंक पोस्ट कर दीजिए। So question number 3, I'm scrolling down further. Take a screenshot. And again take the screenshot. Okay, so if you read this question here, यहाँ पर अब क्या लिखा है, ये नया कंसेप्ट क्या आ रहा है हमारे पास, goods are invoiced to branch at cost plus 25%। ठीक है, ये न्यू कंसेप्ट है जहां पर जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को कॉस्ट प्लस सम एक मार्जिन के ऊपर गुड्स सप्लाई कर रहा है। ये क्या कंसेप्ट है, लेट मी एक्सप्लेन। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे, उन क्वेश्चंस के अंदर जो भी ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस है, सपोज हेड ऑफिस को गुड्स कॉस्ट करते हैं 100, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन गुड, ब्रांच अकाउंट में ही शो करती हूँ, हम सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, एक यूनिट कॉस्ट करता है 100 और जो ब्रांच हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 100 रुपीज का एक यूनिट वाला गुड भेजा 100 रुपीज का। सो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। इधर मैं लिख दूंगी 100 रुपीज और ब्रांच ने वो आगे सेल कर दिया फॉर ₹125। सपोज उसके सेल हो गई, उसको कैश मिल गया और उसने वो कैश वापस हेड ऑफिस को भेज दिया। सो ब्रांच की भी वो सेल हो गई गुड की 125 की। अब अगर हमारे पास अब सिर्फ ये दो एंट्रीज हैं तो पता चल जाएगा वी हैव अ क्रेडिट बैलेंस। इस जो ब्रांच का प्रॉफिट है दैट इज 25 फॉर वन गुड। ठीक है, पता चल रहा है साफ साफ कि जो ब्रांच है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। ब्रांच इस केस में 25 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक यूनिट की कॉस्ट है 100 रुपीज। ठीक है, और जो ब्रांच हेड ऑफिस है वो ब्रांच को कॉस्ट पर ही सामान बेच रही है, सामान दे रही है, ट्रांसफर कर रही है। तो अगर हेड ऑफिस ने 100 रुपए का गुड 100 रुपए की ही इनवॉइस काटकर ब्रांच को दे दिया तो ब्रांच को पता चल गया कि उस गुड का कॉस्ट है 100 रुपए और ब्रांच ने आगे वो गुड सेल कर दिया 125 में। और इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच ने 25 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया फॉर दैट वन गुड। तो ब्रांच को पता है, जो ब्रांच के एम्प्लॉयज हैं उनको पता है ब्रांच कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। सपोज ऐसे 100 गुड्स बेचे ब्रांच ने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 into 100 10,000 आ गया, राइट। 12,500 का हमारे पास कैश आ जाएगा कस्टमर से, जो सारा का सारा कैश ब्रांच भेज देगी वापस हेड ऑफिस को, और यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 2500 रुपए का। ठीक है, सब ये मैंने एक गुड के लिए दिखाया है आपको। अगर मैं ऐसे ब्रांच ऐसे 100 गुड सेल करेगी तो इनटू आप 100 कर दीजिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस के अंदर जो ब्रांच है, जो ब्रांच के एम्प्लॉयज हैं उनको पता चल रहा है एक्चुअली कि ब्रांच कितना अर्न कर रही है। ठीक है, कितने पैसे ब्रांच अर्न कर रही है, ब्रांच के सामने साफ साफ सारी पिक्चर है। सो किसी भी कीप योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ हेड ऑफिस। सपोज आप ओनर हो बिजनेस के, आप हेड ऑफिस पे बैठते हो, वुड यू वांट योर ब्रांच एम्प्लॉयज टू नो कि आपकी जो ब्रांच है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना नहीं अर्न कर रही, ब्रांच कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना नहीं कर रही। यू वुड नॉट वांट टू नो, यू वुड नॉट वांट योर एम्प्लॉयज टू नो। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस क्या करती है, वो मार्कअप लगा देती है। वो
ब्रांच को कॉस्ट पर गुड्स सेंड ना करके वो ब्रांच को इनवॉइस पर ही गुड्स सेंड करती है। फॉर इंस्टेंस अगर ब्रांच सपोज 125 पे आगे गुड बेच रहा है, तो जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस भी ब्रांच को इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द गुड एट 100, वो ब्रांच को बिल 125 का ही दे रही है। ठीक है, ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा गुड 100 का गुड था, आई एम राइटिंग हियर द साइड, 100 रुपए का गुड था, 25 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन था, राइट। सो ब्रांच को ब्रांच एम्प्लॉइज को ना पता चले कि ब्रांच कितने पैसे अर्न कर रही है, हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस पर ही आगे गुड्स सप्लाई करती है। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द गुड्स एट ₹100, ब्रांच हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किया एट ₹125, दैट इज इनवॉइस प्राइस ओनली। आई एम राइटिंग हियर, ये 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 25 is the profit margin. हम profit margin को, I am going to use the term load here for profit margin, and invoice price अब हो जाएगा हमारा 125। So इस केस के अंदर जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को अब इनवॉइस प्राइस पर ही गुड्स सेंड करेगी। तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, वो यही लिखा हुआ है कि 100 रुपए पे नहीं भेजकर अब हेड ऑफिस 125 पे भेज रहा है। सो अब गुड्स सेंड टू ब्रांच आ गया 125, ब्रांच ने वो गुड्स सेल किया कस्टमर को, उसे कस्टमर से पैसा मिला 125, और वो 125 रुपए ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिए, रेमिट कर दिए, तो यहाँ पर आ गया 125। अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट जीरो हो गया, बैलेंस कुछ बचा ही नहीं, बैलेंस कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या हुआ, हेड ऑफिस को नहीं दिख रहा कि ब्रांच कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है, लॉस इनकर कर रही है, नथिंग इज विजिबल। अगर मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर दूंगी तो इसमें क्या हो रहा है, नथिंग इज विजिबल टू हेड ऑफिस, अकाउंट्स मेंटेन करने पर कुछ नहीं सामने आएगा, करेक्ट पिक्चर सामने नहीं आएगी कि ब्रांच ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस इनकर किया। सो उस करेक्ट पिक्चर को शो करने के लिए कि ब्रांच का कितना प्रॉफिट है, यहाँ पे एक्चुअली ब्रांच का 25 रुपए का प्रॉफिट है, पर जो हमें नहीं दिख रहा, सो उसको शो करने के लिए ये अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर ये जो 25 रुपए एक्स्ट्रा लोड है, इस लोड को हम ऑपोजिट साइड पे शो करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 125 का इनवॉइस दिया, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 125 का इनवॉइस दिया जिसमें 25 रुपए का मार्कअप था। सो 25 रुपए यहाँ पर वो शो कर देंगे, जो लोड है, लोड विल बी शोन हेयर। और लोड किस नेम से शो होगा, लोड भी सेम नेम से शो होगा, दैट इज गुड्स सेंट टू ब्रांच, नेम से हम लोड को शो करेंगे। अपने लिए इजी करने के लिए यू कैन राइट इन ब्रैकेट्स लोड और margin, whatever seems comfortable you can write, I use the word load, right? So goods sent to branch, brackets में आप लिख दो load, so this is the load 25 रुपए। अब यहाँ पर इसको शो करने से पता चल जाएगा कि 25 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ लिख देंगे हम जनरल P&L। तो हमें ये जो लोड है, ऐसे वाले मार्कअप वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें लोड वो शो करना है, और जो ब्रांच अकाउंट बनता है, जो ब्रांच अकाउंट के अंदर जो भी स्टॉक आ रहा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच आ रहे हैं, वो सब इनवॉइस प्राइस पे आएंगे, कुछ भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं आएगा, सब हम इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे और उसके ऑपोजिट साइड पर हम लोड लिखेंगे। फिर रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे ऐसे लोड वाले क्वेश्चंस में इन डेटर्स मेथड, सारा का सारा ये ब्रांच अकाउंट हमें इनवॉइस प्राइस पर ही बनाना है, चाहे हमें वो ओपनिंग स्टॉक दिखाना है, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, चाहे वो गुड्स इन ट्रांजिट दिखाना है, वो सारा, या गुड्स सेंट टू ब्रांच है, या गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच है, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ये सारे के सारे अमाउंट्स हमारे लोड पर, सॉरी, इनवॉइस प्राइस पर शो होंगे। और इनवॉइस प्राइस के अंदर जो कॉस्ट, जो प्रॉफिट एलिमेंट है, जो लोड है, वो उसके ऑपोजिट साइड पे शो किया जाएगा, जिससे हमारे पास प्रॉफिट की करेक्ट, प्रॉफिट या लॉस की करेक्ट पिक्चर आ सके। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 125 इधर दिखाए डेबिट साइड पर, तो जो इसका लोड है ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड पर दिखा दिया फॉर ₹25। नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन।
yes. So अब इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन है गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच, तो हमारा जो कैश प्राइस है दैट इज इक्विवेलेंट टू 100. Our load cost plus 25%, so load is 25, right, and invoice price is 125 accordingly. ठीक है, कैलकुलेशंस हम इन्हीं फिगर से करेंगे which is going to make it easier for us. First in the question given to us is stock on 1st April at cost to head office 2,75,000. अब जो ओपनिंग स्टॉक है हम वो ब्रांच अकाउंट में शो करते हैं. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टू बैलेंस बीडी, इधर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, पर आगे अगर आप देखो अब स्टॉक के आगे लिखा हुआ है एट कॉस्ट, राइट, एट कॉस्ट 2,75,000 इज एट कॉस्ट, वो 100 वाले फिगर पे हैं. हमें क्या निकालना है, हमें उसका इनवॉइस प्राइस निकालना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इनवॉइस प्राइस. सो दिस 2,75,000 is equivalent to 100, right, cost price 100 है, this 2,75,000 is equivalent to 100. हमें निकालना है इनवॉइस प्राइस. सो इनवॉइस प्राइस इज 125, हमें निकालना है इक्विवेलेंट ऑफ 125. सो हम सिंपल हमारा यूनिटरी मेथड लगा देंगे 2,75,000 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 125, राइट. आपको ये करना है टू कैलकुलेट. इससे आपका क्या आ जाएगा 2,75,000 divided by 100 into 125. So that gives you 343,750. 343,750. I'm writing here 343,750. So this 343,750 is your इनवॉइस प्राइस. और हमारा इन केसेस में जहां पर भी लोड है ब्रांच अकाउंट बनेगा इनवॉइस प्राइस पर ही. सो स्टॉक इज 343,750. अब इसके अंदर जो लोड का एलिमेंट है, ठीक है, लोड का एलिमेंट हमें ऑपोजिट साइड पे शो करना है. अब क्योंकि ये बैलेंस बीडी है, ठीक है, तो ये बैलेंस बीडी का ही लोड है. सो आई विल राइट हियर बाय बैलेंस बीडी, मुझे उसके ऑपोजिट साइड पर शो करना है लोड. जो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का जो रिजर्व लोड होता है, वी यूज द नेम स्टॉक रिजर्व फॉर इट. उसके लिए हम गुड्स सेंट टू ब्रांच नहीं लिखते. जो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके लिए टर्म यूज होता है स्टॉक रिजर्व. तो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व आ जाएगा 343,750 माइनस 275,000. इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है दैट इज योर प्रॉफिट मार्जिन. So that profit margin is equal to 68,750. You can check the calculation as well. 343,750 minus 275,000, which gives 68,750. So stock reserve is 68,750. Next it says डेटर्स ऑन 1st April 2019. अब ये भी हमारे ओपनिंग डेटर्स हैं. So I'm going to record here my opening debtors balance BD. So opening debtors का बैलेंस है 75,000 और ये जो बैलेंस है इसको मैं डेटर्स अकाउंट में भी शो करूंगी. सो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स के अंदर बैलेंस BD is 75,000. Next given to us is laptop on 1st April 2019. यानी ये ओपनिंग बैलेंस है लैपटॉप का. सो ब्रांच अकाउंट के अंदर एसेट है, बैलेंस BD में शो करूंगी लैपटॉप. अमाउंट ऑफ लैपटॉप इज 60,000. Next it says opening balance of petty cash is 2,500. Again in balance BD I'll show petty cash 1,500. Next it says transactions for the year. So transactions for the year में सबसे पहले given है goods sent to branch at IP. IP is invoice price.
सो गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। अब क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर ही है, मुझे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहाँ लिखती हूँ 1125,000 टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच इज 11,25,000। अब ये 11,25,000 इनवॉइस प्राइस पर है, so इसके अंदर भी एक प्रॉफिट मार्जिन है, एक लोड का कंपोनेंट है जो मुझे ऑपोजिट साइड पर शो करना है। So I go on the credit side, I write buy goods sent to branch। मैंने यहाँ पर लोड नहीं लिखना है, अकाउंट का नेम सेम रहेगा, buy goods sent to branch। ब्रैकेट्स में फॉर द कन्वीनियंस यू कैन राइट लोड। अब ये लोड हमें कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस लोड। ठीक है, ये लोड, ये जो अमाउंट है 11,25,000, दिस इज इक्विवेलेंट टू 125। ये इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस मेरा क्या है ऊपर यहाँ से, आई नो माई इनवॉइस प्राइस इज इक्विवेलेंट टू 125। सो दिस 125 इज इक्विवेलेंट टू 11,25,000 and I am just supposed to calculate the load। लोड कितना है 25। अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं 100, 25, 125, तो लोड है 25। सो मुझे 25 का इक्विवेलेंट निकालना है। 25 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 11,25,000 डिवाइडेड बाय 125 into 25। so this will be my amount of load। हमेशा यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। सो इट इज 11,25,000 divided by 125 into 25। that gives me 2,25,000। so 2,25,000 is my load on goods sent to branch। I record it on the opposite side, that is the credit side। so 2,25,000। After that, it is given cash sales 9,75,000। cash sales 9,75,000। अब जो भी कैश मिलेगा ब्रांच को फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम इट्स सेल्स, what will branch do with it? branch will send that entire cash to the हेड ऑफिस। सो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब जब ब्रांच भेजेगा हेड ऑफिस को अमाउंट, हम करते हैं क्रेडिट साइड पर हम शो करते हैं व्हेनेवर ब्रांच इज सेंडिंग एनीथिंग टू द हेड ऑफिस। सो यहाँ पर ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को ये कैश। सो वी विल राइट हियर बाय कैश, बिलो आई एम राइटिंग कैश सेल्स। से अमाउंट रिसीव हो रहा है 9,75,000। सो आई एम रिकॉर्डिंग इट हियर। नेक्स्ट इट सेज क्रेडिट सेल्स 4 लाख। अब जो क्रेडिट सेल्स है 4 लाख, that is not the transaction between branch and the head office, so we are not going to record it in our branch account, but that is going to increase our debtors। so हम debtors account में लिखते हैं credit sales on the debit side because it is going to increase our debtors। so credit sales का amount है 4 lakh which I record। next it says normal loss 5,000। अब normal loss अगर आता है 5,000, तो क्या जो normal ये loss है is it a transaction between branch and head office? stock के अंदर suppose loss हो गया, तो क्या ये ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये ना हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को कुछ यहाँ पर, ना ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को कुछ यहाँ पर नॉर्मल लॉस के केस में। सो व्हाट वी विल डू हियर, वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर इट। जो ये नॉर्मल लॉस है ये अपने आप ही जो क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्टॉक कम है, ज्यादा है, क्या है। हमें इस नॉर्मल लॉस को नहीं रिकॉर्ड करना। रिपीट कर रही हूँ, डेटर्स मेथड में जो हम अभी कर रहे हैं, डेटर्स मेथड में नॉर्मल लॉस की रिकॉर्डिंग, नॉर्मल लॉस हो एब नॉर्मल लॉस हो, हमें रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि ये ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है। ब्रांच अकाउंट में नेक्स्ट इट सेज सेल्स रिटर्न टू ब्रांच 2,500। सो सेल्स रिटर्न टू ब्रांच 22,500 क्या है? कस्टमर्स ने
ब्रांच को वापस सेल्स अपने जो गुड्स उसने परचेज किए थे वो रिटर्न कर दिए। सो हमारे इससे डेटर्स कम हो जाएंगे। On credit side in my debtors account, I write sales return. Amount of sales return is 2,500, which I record. Next, after sales return, it says cash from debtors 2,50,000. अब debtors अगर cash देंगे तो entry क्या हो जाएगी? Cash account debit to debtors, वो ही मैं record कर रही हूँ. So by cash, so which is 2,50,000. ठीक है, ये हमारे डेटर्स कम करेगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। और अब ये जो एंटायर कैश आया है फ्रॉम द डेटर्स, जो ब्रांच है, ब्रांच इज गोइंग टू सेंड दिस एंटायर कैश टू हेड ऑफिस। ब्रांच अपने पास कैश नहीं रखेगी। सो यहाँ पर राइटिंग बाय कैश में, बिकॉज ब्रांच इज सेंडिंग इट टू हेड ऑफिस, सो रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। ये नोट लिख रही हूँ, अकाउंट बाय कैश ही है, उसके आगे एलैबोरेट कर दिया है मैंने 2,50,000. Right. So after cash from debtors given to us is bad debts. Bad debts भी ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम उसे ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बैड डेट से हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। सो मैं डेटर्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर शो करती हूँ बाय बैड डेट्स। बैड डेट्स का अमाउंट है 2,000. Right. Next is bills receivable received from customers at branch. अब अगर जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांच को कैश ना देकर चेक्स दे देते हैं, चेक इज अ बिल रिसीवेबल, सपोज चेक दे दिया, तो चेक से भी हमारे कस्टमर्स कम हो जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट डेटर्स कम हो जाएंगे। सो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल। By bills receivable amount is 75,000. And now what will branch do with these bills receivable? Branch अपने पास तो रखेगा नहीं है bills receivable. Branch ये जो सारे bills receivable है इनको head office को transfer करेगा. So branch account, क्योंकि branch भेज रहा है head office को, we are going to show it on the credit side by bills receivable and amount is 75,000. Next it says cash sent to branch for expenses 52,500. कैश सेंड टू ब्रांच, कौन भेज रहा है ब्रांच को? हेड ऑफिस भेज रहा है। सो जब भी हेड ऑफिस भेजेगा कुछ भी ब्रांच को, वी आर गोइंग टू राइट टू कैश और टू बैंक। सो टू कैश कितना कैश भेजा है? 52,500, which we are going to record on the debit side of our branch account. 52,500. नेक्स्ट इट सेज कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट भी ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन आवर ब्रांच अकाउंट। ये जो कैश डिस्काउंट है, दिस इज ट्रांजैक्शन बिटवीन द ब्रांच एंड द कस्टमर्स। सो जो डेटर्स है, डेटर्स कम हो जाएंगे उनको डिस्काउंट देने से। सो आई एम गोइंग टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ माई डेटर्स अकाउंट। डिस्काउंट्स, amount of discount is 4,000, which I record. Next it says balances as on 31st March 2020, यानी ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो मेरे को क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करने हैं। सो अब क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय बैलेंस सीडी। राइट, बैलेंस सीडी में सबसे पहले हमारे पास गिवन है स्टॉक। राइट, स्टॉक हमारे पास गिवन है 28,000। अब इसके आगे नहीं लिखा एट कॉस्ट प्राइस, तो assumption है अगर नहीं मेंशन है तो दिस 28,000 इज एट इनवॉइस प्राइस ओनली। अब क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर है, इसके अंदर एक लोड का मार्जिन भी है, सो आई हैव टू एलिमिनेट दैट लोड। एलिमिनेट कैसे करेंगे उसको? ऑपोजिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। सो टू बैलेंस डी, जब हम ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व लोड प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टॉक रिजर्व। लिखा, अब स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस 20 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एट ब्रांच। अब अगर जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांच को कैश ना देकर चेक्स दे देते हैं, चेक इज अ बिल रिसीवेबल, सपोज चेक दे दिया, तो चेक से भी हमारे कस्टमर्स कम हो जाएंगे।
सो आई एम गोइंग टू राइट डेटर्स कम हो जाएंगे, सो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल अमाउंट इज 75,000। एंड नाउ व्हाट विल ब्रांच डू विद दीज बिल्स रिसीवेबल, ब्रांच अपने पास तो रखेगा नहीं है बिल्स रिसीवेबल, ब्रांच ये जो सारे बिल्स रिसीवेबल है इनको हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा। सो ब्रांच अकाउंट, क्योंकि ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को, वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बिल्स रिसीवेबल एंड अमाउंट इज 75,000। नेक्स्ट इट सेज cash sent to branch for expenses 52,500। कैश सेंट टू ब्रांच, कौन भेज रहा है ब्रांच को, हेड ऑफिस भेज रहा है। सो जब भी हेड ऑफिस भेजेगा कुछ भी ब्रांच को, वी आर गोइंग टू राइट टू कैश और टू बैंक। सो टू कैश कितना कैश भेजा है, 52,500 which we are going to record on the debit side of our branch account, 52,500। नेक्स्ट इट सेज कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट भी ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन आवर ब्रांच अकाउंट। ये जो कैश डिस्काउंट है, दिस इज ट्रांजैक्शन बिटवीन द ब्रांच एंड द कस्टमर्स। सो जो डेटर्स है, डेटर्स कम हो जाएंगे उनको डिस्काउंट देने से। सो आई एम गोइंग टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ माई डेटर्स अकाउंट। डिस्काउंट्स, amount of discount is 4,000 which I record. Next it says balances as on 31st March 2020, यानी ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो मेरे को क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करने हैं। सो अब क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैलेंस सीडी। राइट, बैलेंस सीडी में सबसे पहले हमारे पास गिवन है स्टॉक। राइट, स्टॉक हमारे पास गिवन है 28,000। अब इसके आगे नहीं लिखा एट कॉस्ट प्राइस, तो assumption है अगर नहीं मेंशन है तो दिस 28,000 इज एट इनवॉइस प्राइस ओनली। अब क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर है, इसके अंदर एक लोड का मार्जिन भी है, सो आई हैव टू एलिमिनेट दैट लोड। एलिमिनेट कैसे करेंगे उसको, ऑपोजिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। सो टू बैलेंस डी, जब हम ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट, लोड प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टॉक रिजर्व। लिखा, अब स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस 28,000 is equivalent to 125, 125 इनवॉइस प्राइस है, सो दिस 28,000 is equivalent to 125। ठीक है, मुझे निकालना है सिर्फ लोड, मेरे को सिर्फ ये 25% वाला पार्ट निकालना है। अमाउंट विल बी 28,000 बाय 125 to 25। So if we are going to calculate, we'll get the amount 28,000 divided by 125 into 25. So amount is 5,600. So stock reserve का amount आ गया 5,600। Repeating कैसे आया, 28,000 divided by 125 into 25. So stock reserve is 5,600. Next it says debtors question mark. So हमने debtors account बनाया है, वहां से हमें पता चल जाएगा हमारा debtors का closing balance क्या है। Let us go to our debtors account. हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा बैलेंस CD, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है। So if we are going to calculate our balance CD, we are going to get the amount as 141. I'm not doing the calculation. You please check if this is correct. So balance CD is 141,500, 1,41,500. So ये जो 1,41,500 है डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगी क्लोजिंग बैलेंस के अंदर। Debtors 141,500. Next it says the question says petty cash का closing balance is 2,500. So I'll write here petty cash balance is 2,500. अब हमारे पास क्वेश्चन के नीचे गिवन था डेप्रिशिएट लैपटॉप एट 20% पर एनम। सो
तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, राइट, वो हमें शो नहीं करना है। जो भी 20% का जो अमाउंट है हमें शो नहीं करना है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के अंदर जो लैपटॉप है, लैपटॉप लिखते हैं यहाँ पर और हम सीधा डेप्रिशिएट करके अमाउंट शो कर देंगे। अमाउंट था 60,000, मैंने उसमें से 20% लेस करना है, आई गेट 48,000। तो मैंने लैपटॉप के अंदर सीधा 48,000 लिख देना है। मुझे जो ये 12,000 का डेप्रिसिएशन है इसको नहीं दिखाना। ये जो 12,000 का डेप्रिसिएशन है ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, इसलिए ब्रांच में नहीं आएगा। लैपटॉप का क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट कर देगा, राइट। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर laptop is 60,000 minus 20%, which gives us 48,000. So with this we have completed the question. Now we are just supposed to calculate the balance of our branch account, whether we are going to get a credit balance or we are going to get a debit balance. So in the question we have got a credit balance. Credit balance shows us profit, right? So credit balance I am writing here to general P&L So here my balance in my P&L account is 1,49,400. So this is the profit earned by this particular branch. So general P&L is 1,49,400. So this completes our question. So fifth question you can do as practice. ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर इस क्वेश्चन, अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ोगे सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसके अंदर एक चीज क्या है, हमें अकाउंट, ये क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि हमें डेटर्स अकाउंट और ब्रांच अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट बनाने की जरूरत है टू कैलकुलेट आवर मिसिंग फिगर, एंड दैट अकाउंट इज आवर कैश अकाउंट। सो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आप मेमोरेंडम कैश अकाउंट भी बनाएंगे टू डू द कैलकुलेशंस, राइट। So you can take a screenshot of this solution. I'll maximize the screen for you to take the screenshot. ये memorandum branch debtors account है. You can take the screenshot of this memorandum branch debtors account. This is my branch account. ये branch account का भी आप screenshot ले लीजिए. यहाँ नीचे से भी कुछ वैल्यूज मिसिंग थी, दिख नहीं रही थी, विजिबल नहीं थी, तो आप ये स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले लीजिए. Right now, if you have any doubt in today's class, you can please post your queries. आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो पेटी कैश वाला मैंने क्वेश्चन कराया है. मैं सिर्फ इम्प्रेस सिस्टम आपको नहीं बता रही कि आपको क्वेश्चन करते हुए आगे कंफ्यूजन ना हो. If there are any doubts in this second question, you can please post so that we can take. That is 4,000 CR. आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो ये? Okay, you can post your doubt on Telegram as well. बेटा असाइनमेंट्स मिलते हैं, आप अपने असाइनमेंट्स चेक कर लीजिए वेबसाइट पर. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर फिर आया हुआ है, स्क्रीन पे आपको विजिबल भी होगा. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में है, कॉपी पेस्ट करके यू कैन ज्वाइन इट.
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, विजिबल है, प्लीज यू कैन ज्वाइन। बिना कैश अकाउंट का आपको पता चल जाएगा आपको कैश अकाउंट कब बनाने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा 5th क्वेश्चन में आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत है, मेमोरेंडम कैश अकाउंट, तो आप उसमें बनाओ।